Students, class 8, chapter 4, geography. Your next topic is the scarcity of water, and I am going to discuss this particular topic, that is the scarcity of water. स्कार्सिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी की कमी। क्या वजह है कि पानी कम होता चला जा रहा है, कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से पानी कम हो रहा है। With the rapid increase in population, modernization of agricultural techniques, increasing urbanization and change in consumption pattern, many parts of the world today are faced with problem of water scarcity। देखिए, जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में जो मॉडर्नाइजेशन यानी कि एग्रीकल्चर में अब जो नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन जो बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन के बढ़ने की वजह और चेंज इन द कंजप्शन पैटर्न, और जो नए नए पैटर्न्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे जगहों पर जो नए नए तरह के जो चेंज हो रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, इतनी तेज़ी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की जो कमी है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर कर सामने आ रही है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्स हैव ड्राइड अप एंड मैनी अदर हैव बीन पॉल्यूटेड। देखो, जो वाटर सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो सूख चुके हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, झीलें हैं जो सूख गई हैं, और बहुत सारे ऐसे मतलब वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर सोर्सेज जो पॉल्यूट हो चुके हैं। अब पॉल्यूटेड जो पानी है वो हमारे और आपके पीने लायक नहीं है, ना हम बाकी और भी जो ज़रूरतें हैं उनमें उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द रीजन सफरिंग, अब जब मान लीजिए पॉल्यूट हो गया पानी या नदियाँ झीलें सूख गई, तो जाहिर सी बात है पानी की कमी हो जाएगी। तो एक वजह ये भी है वाटर स्कार्सिटी की। द रीजन सफरिंग मोस्ट आर नॉर्थन अफ्रीका, सेंट्रल एंड द वेस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट, पार्ट ऑफ साउथ एशिया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो सारे जगहें हैं जहाँ पर लोग वाटर स्कार्सिटी से का सामना कर रहे हैं। कौन कौन सी जगह हैं? नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो सारी जगह हैं दुनिया में जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी से लोग सामना कर रहे हैं। द रीजन्स, क्या वजह है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न फॉर वाटर स्कार्सिटी। सबसे जो बड़ा या मेन जो रीज़न है इस वाटर स्कार्सिटी का वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बारिश, पूरी दुनिया में बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती, ये है मेन वजह, जिसकी वजह से पानी की कमी अलग अलग कंट्रीज़ में पाई जाती है। Moreover, the countries or regions that are water deficit are also usually poor and underdeveloped। अब वो सारे कंट्रीज़ या वो सारे एरिया जहाँ पर पानी की कमी है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ वो या तो वहाँ पर गरीबी है, या फिर वो क्या है, अंडर डेवलप्ड, यानी कि अभी तक वहाँ पर कम्प्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं वो सारे कंट्रीज़ जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू इम्पोर्ट वाटर फ्रॉम अदर कंट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द सरप्लस रीजन। और ये क्योंकि अब गरीब हैं ये मुल्क, अंडर डेवलप्ड कैटेगरीज़ में आते हैं, इसलिए ये दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से पानी को इम्पोर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि लंबे डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आ जाता है, जिसको ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ दीज रीजन आर आल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, विच पुट्स प्रेशर ऑन द कंजम्पशन ऑफ वाटर। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या रीजन होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये लोग मतलब वाटर कंजम्पशन को लेकर प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि इन्हें पानी को बचा के रखना है, एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं। पानी को कंजर्व नहीं करेंगे, पानी के कंजम्पशन पर ध्यान नहीं देंगे, तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाय द ईयर 2025 एंड 60 लगभग 2025 तक लगभग 65 कंट्रीज़ ऐसे होंगे दुनिया में
जिसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड, जहाँ पर फ्रेश वाटर की फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अभी आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि भारत 2025 तक भारत, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू एंड पोलैंड, तो और 65 कंट्रीज़ कहा है, 65 कंट्रीज, जिसमें ये सारे देश भी शामिल हैं जहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। अगर पानी को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया, उसके कंजप्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये कमी 2025 तक हमें और आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। वो क्या वजह है जिसकी वजह से पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है? बिसाइड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, द पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ एन इक्वली सीरियस प्रॉब्लम। देखो, पानी की कमी तो एक प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उस पर हमें बहुत ध्यान से काम भी करना है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमें पानी का एक जल का एक एक कतरा, एक एक बूंद बचानी है। सेव वाटर, सेव वाटर, जगह जगह आपको पोस्टर लगे हुए मिलेंगे। लेकिन पानी की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होती जा रही है हमारे सामने। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर इज चैलेंज दैट वी आर फेस्ड विद। आज अगर हम देखते हैं तो साफ़ पानी हमें का मिलना, यानी कि साफ़ पानी का मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे सामने। प्योर पानी या क्लीन वाटर नहीं है अवेलेबल। जितनी पॉपुलेशन है, जितना वाटर का यूज़ है, उस हिसाब से क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में हम और आप सबके सामने। Untreated or partly treated sewage cleaning fluids that are flushed down drain, pesticides, chemical fertilizer, leakage from petrol and diesel tank and industrial effluents are the major contaminants of the source of fresh water। अब देखो वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्लीन वाटर हमें नहीं मिल पा रहा है या पानी जो गंदा कर रहे हैं फ्रेश वाटर को। देखो, अनट्रीटेड और पार्टली ट्रीटेड सीवेज, क्लीनिंग फ्लड्स, फ्लश डाउन ड्रेन्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, लीकेज, पेट्रोल और डीजल टैंक से जो लीकेज होता है, इंडस्ट्रियल एफलुएंट, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, ये सब कहाँ मिल जाता है? आगे से ये जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें मिल जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो ख़राब, कंटामिनेट, गंदा कर रहा है ये उसको। इसकी वजह से क्लीन वाटर हमें नहीं मिल पा रहा, जिसकी कमी होती जा रही है। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड वाटर कॉज सीरियस डिजीज़। अब जब मान लीजिए एक ऐसा पानी हम जो हम पी रहे हैं उसमें ये तमाम गंदगी शामिल है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली बीमारियाँ होंगी। और गंदे पानी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, डिस्टेंट्री एंड डायरिया। ये वो बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से हो जाती हैं। लीड प्रेजेंट वाटर हार्मफुल फॉर द नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से या केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, इंडस्ट्रीज़ से ख़ास करके जो गंदगी निकलती है, जो नदियों में मिल जाती है, लेक्स वगैरह में मिल जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो फ्रेश वाटर के लिए हार्मफुल है। फ्रेश वाटर गंदा हो जाता है, तो जो इनसे जो एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है लीड की वजह से ये जो सब्सटेंस है इतना हार्मफुल होता है कि इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारे और आपके नर्वस सिस्टम पर। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एब्सोल्युटली प्योर एंड फ्री ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स। इसलिए जो पानी हम पिए ज़रूरी है कि पानी का जो पीने का जो पानी है पूरी तरह से एब्सोल्युटली प्योर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जैसे बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, लीड है, साल्ट है या आयरन। इस तरह के कोई भी सब्सटेंस पीने के पानी में नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के सब्सटेंस पीने के पानी में मौजूद होते हैं तो उसका सीधा असर हमारे और आपकी सेहत पर पड़ेगा। Disinfection and the purification of drinking water can be done by various methods. Disinfections and purification of drinking water can be done by serious method or like chlorination, distillation and ultraviolet water purification method. आप मान लीजिए पानी को, जो पीने का पानी है उसको प्यूरिफाई करना है या जो भी उनमें इन्फेक्शन है उसको डिसइंफेक्शन करना है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से मेथड है? क्लोरिनेशन,
डिस्टिलेशन और अल्ट्रा वायलेट वाटर प्योरिफिकेशन मेथड। तो बाय यूजिंग दी सर्टेन मेथड वी कैन प्योरीफाई द वाटर। द मोस्ट कॉमन मेथड हाउएवर इज़ द बॉयल द वाटर टू किल द जर्म। लेकिन आमतौर पर जो सबसे कॉमन मेथड है इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द वाटर वो कौन सा मेथड है? दैट इज़ बॉयलिंग। तो कॉमनली यूज मेथड टू प्योरीफाई द वाटर इज़ द बॉयलिंग। तो क्या करते हैं, पानी को उबाल कर जो उसके अंदर जर्म्स है उनको मारा जा सकता है, और ये सबसे कॉमन मेथड है जिसका इस्तेमाल पानी को या वाटर प्योरीफिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इन मैनी कंट्रीज स्पेशल प्रोजेक्ट हैव बीन अंडरटेकन टू डेवलप एंड यूटिलाइज वाटर रिसोर्स। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो पानी है, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकें। दीज प्रोजेक्ट एम, और इन प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद क्या है? इनका मकसद है ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर एंड सर्व मैनी पर्पज साइमल्टेनियस। की जो नदियाँ हैं उसका हम कम्प्लीटली उसको यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सकें, और जो दूसरे पर्पज़ है जैसे कि नदी का पानी का इस्तेमाल हम और जो दूसरे मकसद हैं हमारे उनको पूरा करने में किया जा सके। दे दादार को, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्या कहा जाता है? यानी कि एक सेम नदी के पानी का इस्तेमाल हम कई तरीक़े से कर रहे हैं, कई मकसद, कई पर्पज़ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं लगातार। मतलब एक ही नदी का पानी, उससे हम बिजली भी पैदा कर रहे हैं, इरिगेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसमें क्या करते हैं? पानी को बड़े बड़े डैम बना के पानी को स्टोर कर लेते हैं। पानी क्यों करते हैं? स्टोर कर लेते हैं डैम बनाकर। और दिस वाटर इज डन यूटिलाइज फॉर डिफरेंट। फिर उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? खेती बाड़ी, इरिगेशन, सिंचाई के लिए। डैम बनाकर हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए और रिक्रिएशन के लिए। तो मल्टीपर्पज़ जो वैली प्रोजेक्ट्स हैं, डैम जिसमें हम बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, तो उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। मैंने अभी बताया इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, एफॉरेस्टेशन एंड रिक्रिएशन। मैं आपको बता देती हूँ बेटा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं कौन कौन सी नदियों पे बनाए गए हैं? दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है दामोदर नदी पर, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी, टंगभाद्रा रिवर पर, नागार्जुन कृष्णा रिवर, जो रिहंड प्रोजेक्ट है रिहंड रिवर पर, कोसी नदी पर, चंबल नदी पर, और सरदार सरोवर जो डैम बनाया गया है वो नर्मदा। तो ये आपको ये सारे डैम, कौन सा डैम किस रिवर पर बनाया गया है ये आपको, यानी कौन सा प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है ये आपको सभी लोगों को याद करना है। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज़ द ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो कौन सा है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर नदी पर बनाया गया था। जबकि भाखड़ा नंगल जो है वो सबसे बड़ा है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। अगर इंडिया में हम सबसे बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा है? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। द 226 मीटर हाइट भाखड़ा नंगल डैम इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन सा है? वो यही भाखड़ा नंगल डैम है, जिसकी हाइट कितनी है? 226 मीटर। इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।